हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और इस वीडियो में मैं जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के स्रोतों के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण हम किसे कहते हैं? तो जल प्रदूषण का तात्पर्य है जलाशयों में मौजूद जल में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना। जलाशय में जो जल मौजूद है उनमें जब हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तब वह जल जो है वह दूषित हो जाते हैं और तब उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जल में अवांछित पदार्थ, जल में यदि अवांछित पदार्थ और ये अवांछित पदार्थ जैविक या अजैविक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जैविक या अजैविक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जल में यदि अवांछित जैविक या अजैविक पदार्थ मिल जाएं और इसके कारण, पदार्थ के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए, जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए, गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल में अवांछित जैविक या अजैविक पदार्थ के कारण यदि जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तब इस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जलाशयों में हानिकारक पदार्थ आ गए जिनके कारण वह जल दूषित हो गया। और जब जल प्रदूषित हो जाते हैं तो जल के रंग, गंध और अम्लीयता में परिवर्तन आ जाता है। जल के रंग, गंध और अम्लीयता में परिवर्तन आ जाता है। यानी जल में अवांछित जैविक या अजैविक पदार्थ के मिल जाने के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तब हम उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। किसे? जल में अवांछित जैविक या अजैविक पदार्थ के मिल जाने के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जल के रंग, गंध और अम्लीयता में परिवर्तन आ जाता है और ऐसे जल के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। तो जल प्रदूषण के सबसे प्रमुख स्रोतों की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले जल प्रदूषण के स्रोत में सबसे पहले आएगा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, ये औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं ये जल प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत होते हैं। यदि हम अपने प्रदेश यानी हम झारखंड प्रदेश की बात करें तो झारखंड प्रदेश की जो धरती है, झारखंड प्रदेश की जो भूमि है यह बहुत सारे बहुमूल्य खनिजों से भरी हुई है। झारखंड प्रदेश की भूमि बहुत सारे बहुमूल्य खनिजों से भरी हुई है और इसलिए यहाँ की भूमि को रत्न गर्भा कहा जाता है। झारखंड प्रदेश की भूमि को रत्न गर्भा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की भूमि जो है यह बहुत सारे खनिजों से भरी हुई है। तो यहाँ पर बहुत तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ कोयला पाई जाती है, यहाँ पर लोहे पाए जाते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम के अयस्क पाए जाते हैं। तो बहुत सारे खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता है, यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता है, यह पहली बात मैंने कहा। और दूसरी बात यहाँ पर सस्ते मजदूर उपलब्ध है, यहाँ पर सस्ते मजदूर उपलब्ध है। तो ये दो स्थिति, पहली स्थिति की खनिजों की प्रचुरता और दूसरी स्थिति कि सस्ते मजदूर, तो यह दो स्थिति जो है यह कहीं पर भी उद्योगों की स्थापना में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारक है। जिस स्थान पर खनिजों की प्रचुरता होगी और सस्ते मजदूर होंगे वहां पर उद्योगों की स्थापना होगी। तो इस कारण से हमारे झारखंड में उद्योगों की स्थापना हुई, हमारे झारखंड का औद्योगिक विकास हुआ।
तो औद्योगिक विकास जहां हमारे विकास को दर्शाता है, हमारे विकास के लिए जहां यह बहुत बड़ी बात है, वहीं मैंने कह सकते हैं कि हमारे विकास के लिए यह वरदान है, तो वहीं पर्यावरण के लिए यह अभिशाप भी है। उद्योगों की स्थापना के लिए, कारखानों की स्थापना के लिए यहाँ के जंगलों को काटा गया है और जंगलों को काटकर नदियों के किनारे कारखाने स्थापित किए गए। नदियों के किनारे कारखाने क्यों स्थापित किए गए? ताकि कारखानों के लिए पानी सस्ते में और आसानी से उपलब्ध हो जाए, ताकि कारखानों के लिए पानी आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो जाए, इसलिए नदियों के किनारे कारखाने स्थापित किए गए। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जब उस पानी का इस्तेमाल धातु कर्म में किया गया, तो धातु कर्म में इस्तेमाल होने के बाद उस पानी को बिना उपचारित किए नदियों में पुनः प्रवाहित कर दिया गया। धातु कर्म में इस्तेमाल के बाद उन पानी को क्या किया गया? नदियों में पुनः प्रवाहित कर दिया गया, जिससे हमारे नदी जो है वह प्रदूषित होने लगे। लौ कर्म में जिस पानी का इस्तेमाल हुआ, लौ कर्म में इस्तेमाल होने वाले जल, लौ कर्म में इस्तेमाल होने वाले जल को उपचारित किए बिना नदियों में प्रवाहित कर दिया गया, और इससे क्या हुआ? हमारे नदी जो है वह प्रदूषित होने लगे। तो नदियों के प्रदूषण का एक यह बहुत बड़ा कारण हो गया कि धातु कर्म में इस्तेमाल होने वाले जल को बिना उपचारित किए, मतलब बिना उसमें प्रदूषक हटाए, उनको नदियों में प्रवाहित किया गया। इसके अलावा एक बात और हुई कि ये जो जल थे जिनका उपयोग धातु कर्म में किया गया, ये जल गर्म होते हैं, इनका तापमान अधिक होता है, और बिना इनको ठंडा किए, एक तो इनका उपचारित इनको नहीं किया जाता है, यानी उसमें से प्रदूषक को नहीं हटाया जाता है, और दूसरा बिना इसे ठंडा किए वापस नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो प्रदूषक भी नदी में जाते हैं और साथ ही साथ नदी के जल का तापमान बढ़ता है। नदी के जल के तापमान के बढ़ने के कारण जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन है, वह ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं और नदी में रहने वाले जलीय जीवों के लिए यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारे झारखंड प्रदेश में छोटा नागपुर पठार के दो नदियां, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, ये सर्वाधिक प्रदूषित नदियां इनको मानी जाती है, स्वर्णरेखा नदी। तो दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी जो है यह छोटा नागपुर पठार के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में है। एक ऐसा अनुमान है कि दामोदर नदी में प्रत्येक दिन 1300 लाख लीटर औद्योगिक कचरा कितना? तो 1300 लाख लीटर औद्योगिक कचरा और लगभग 650 लाख लीटर घरेलू गंदा जल ये जो है दामोदर नदी में प्रत्येक दिन प्रवाहित कर दिया जाता है। दामोदर नदी में प्रत्येक दिन 1300 लाख लीटर औद्योगिक कचरा और लगभग 650 लाख लीटर घरेलू गंदा पानी दामोदर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके अलावा एक सर्वे यह भी है कि एक कोलवासरी से प्रत्येक दिन 45 टन कोयले के चूर्ण को एक कोलवासरी से प्रत्येक दिन 45 टन कोयले के चूर्ण को दामोदर नदी में डाला जाता है और ऐसे यहाँ पर 11 कोलवासरियां हैं। तो यानी 45 गुना 11 टन इतना कोयला के महीन चूर्ण जो है वो दामोदर नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। तो इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि दामोदर नदी की क्या स्थिति होगी। ये दामोदर नदी जो यहाँ की जनजातियों के लिए एक पवित्र नदी मानी जाती है, अब यह काले, गंदे और बदबूदार नाले के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो दामोदर नदी
में प्रदूषण की क्या स्थिति है, यह हम यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं। यदि हम एक और नदी की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में एक नदी है, वह है कारो नदी। पश्चिमी सिंहभूम में कारो नदी है। यह कारो नदी जो है यह भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। यह कारो नदी, इसके प्रदूषण का कारण क्या है? तो कारो नदी के प्रदूषण का कारण है कि वहां पर एक नोवामुंडी, दूसरा गुवा और तीसरा चिड़िया। नोवामुंडी, गुवा और चिड़िया में क्या है? लोहे के माइंस हैं, लौ माइंस है। और इन लौ माइंस से जो लौ अयस्क निकलता है, तो इस लौ अयस्क के कारण कारो नदी का जो जल है वह लाल ऑक्साइड से प्रदूषित हो चुका है। कारो नदी का जल नोवामुंडी, गुवा और चिड़िया लौ माइंस से निकलने वाले लौ अयस्क के लाल ऑक्साइड से यह काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, पश्चिम सिंहभूम का कारो नदी। और यही स्थिति झारखंड की स्वर्णरेखा नदी की भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योगों से निकलने वाले बेकार पदार्थों से हमारे जलाशय और जलाशय में उपस्थित जल किस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, इसे हमने देखा। एक दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है जल प्रदूषण का, वह है घरेलू वाहित मलजल। घरेलू वाहित मलजल, यह भी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हम लोग क्या करते हैं, घरों में जितने भी रसोई घर से निकलने वाले कचरे होते हैं, जिसमें भोजन के अपशिष्ट होते हैं, इसके अलावा मनुष्य के या जानवरों के मलमूत्र होते हैं, और हम लोग स्नान करते समय या कपड़े साफ करते समय साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। तो साबुन और डिटर्जेंट से निकलने वाले झाग और इसके साथ साथ और बहुत सारे पदार्थ जैसे रसोई में बचा हुआ तेल, घी, ग्रीस, प्लास्टिक और पॉलीथीन, ये सभी हम लोग क्या करते हैं, नाले में प्रवाहित कर देते हैं। और नाले से होता हुआ यह कचरा कहाँ जाता है? कहीं न कहीं नदियों में चले जाता है। तो घरों से जो कचरे निकलते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है भोजन के अपशिष्ट। भोजन के अपशिष्ट इसमें होते हैं, प्लस और क्या हो सकता है? मलमूत्र। ये मलमूत्र मवेशियों के और मनुष्यों के दोनों के होते हैं ये मलमूत्र। इसके अलावा इसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन और हम कह सकते हैं बचे हुए तेल, घी, ये सब होते हैं। साबुन और डिटर्जेंट के झाग, डिटर्जेंट के झाग होते हैं इसमें। और इसके साथ साथ बहुत सारे जीवाणु होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं। तो ये सब क्या है? भोजन के अपशिष्ट, मलमूत्र, प्लास्टिक, पॉलीथीन, साबुन और डिटर्जेंट के झाग, जीवाणु, परजीवी, बहुत सारे सूक्ष्मजीव, ये कहाँ हो जाते हैं? नाले से होते हुए कहीं न कहीं जलाशय में, नदी हो, तालाब हो, वहां पहुंच जाते हैं और नदी और तालाब के जल को दूषित करते हैं। जब ये जीवाणु और सूक्ष्मजीव ये नदियों में या तालाबों में पहुंचते हैं तो ये वहां के जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहां के जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वह समाप्त हो जाता है, और ऑक्सीजन के समाप्त हो जाने के कारण वह जल जो है उस वहां पर रहने वाले जलीय जीवों के लिए अनुपयोगी हो जाता है, उसके लिए यह काम का नहीं रह जाता है। उसके अलावा जब हमने यहाँ पर मल मूत्र की बात की तो चाहे वह मनुष्य का मल हो या जानवर का मल हो, मल में एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम लोग कॉलीफॉर्म जीवाणु कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलीफॉर्म जीवाणु। ये कॉलीफॉर्म जीवाणु किसमें पाया जाता है? मल में पाया जाता है। तो ये कॉलीफॉर्म जीवाणु भी जलाशय में चला जाता है और जलाशय में जाकर वह तेजी से वृद्धि करता है। और ऐसे जल के सेवन से मनुष्य को पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है,
टाइफाइड हो सकता है, पेचिस हो सकता है, जॉन्डिस जिसे कि पीलिया कहते हैं वह हो सकता है। तो इस तरह से घरेलू वाहित मलजल से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में हमने चर्चा की। अब तीसरे नंबर पर यदि हम बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत भी इसमें आएगा। इसमें प्राकृतिक स्रोत भी आएगा। प्राकृतिक स्रोत से भी हमारे जल जो है वह प्रदूषित होते हैं। जैसा कि हमने आरंभ में ही बात किया कि हमारे झारखंड की जो भूमि है यह रत्नगर्भा है। रत्नगर्भा अर्थात बहुत सारे खनिज पदार्थों की प्रचुरता। इसी में से एक खनिज है आर्सेनोपाइराइट। एक खनिज है आर्सेनोपाइराइट। ये झारखंड में कई जगहों में, झारखंड की भूमि के अंदर ये आर्सेनोपाइराइट नाम का खनिज पाया जाता है। और इसके कारण क्या होता है, भूमिगत जल जो है, वैसे स्थानों के भूमिगत जल वह आर्सेनिक नामक तत्व से विषाक्त हो जाते हैं। वह किससे विषाक्त हो जाते हैं? आर्सेनिक नामक तत्व से विषाक्त हो जाते हैं। और फिर ऐसे जल से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। फेफड़े का कैंसर हो सकता है, तो बहुत तरह की बीमारियां इससे हो सकती है। चर्म रोग हो सकता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत से होने वाले जल प्रदूषण है। चौथे नंबर पर यदि हम बात करेंगे तो इसमें आएगा कृषि रसायन। क्या आएगा इसमें? कृषि रसायन। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ खेती में अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सबसे आसान उपाय क्या है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। हम एक ही चीज जानते हैं कि यदि हमें अधिक उपज प्राप्त करना है तो हम अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपने खेतों में करेंगे। इन रासायनिक उर्वरकों में प्रचुरता किसकी होती है? एनपीके। एनपीके की प्रचुरता होती है, मतलब नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम की प्रचुरता होती है। रासायनिक उर्वरक का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एनपीके यानी नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम की प्रचुरता होती है। तो हम खेती में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम की प्रचुरता होती है। अब ये उर्वरक जो है वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं और बहते हुए कहां चले जाते हैं? कहीं न कहीं जलाशय में, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, झील हो, किसी न किसी जलाशय में चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, इन उर्वरकों का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? उपज को बढ़ाने के लिए, फसल को बढ़ाने के लिए। तो जब यह उर्वरक बहते हुए नदियों में जाएंगे और नदियों में पहले से शैवाल मौजूद है तो उस शैवाल को भी तो यह बढ़ाएंगे। उस शैवाल के लिए उर्वरक क्या करेंगे? पोषक का कार्य करेंगे और इन पोषक को प्राप्त कर वह शैवाल जो है तेजी से बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन या इसको हम सुपोषण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन या इस प्रक्रिया को हम सुपोषण भी कहते हैं। यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है समृद्ध। तो क्या होता है? यह जो जलाशय का जल है वह इन पोषक पदार्थों से समृद्ध हो जाता है और पोषक पदार्थों से समृद्ध होकर क्या होता है? वह तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ने के बाद जब उस जलाशय में शैवाल पूरे भर जाते हैं और शैवाल के मरने के बाद जो अपघटक होते हैं, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीव जो अपघटक हैं, उनको भोजन की प्रचुरता हो जाती है क्योंकि शैवाल काफी मात्रा में वहां पर है। तो जब उनको काफी ज्यादा भोजन मिलता है, काफी ज्यादा पोषक मिलता है, तो वो सूक्ष्म जीव भी तेजी से बढ़ते हैं और वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं और जिसके कारण उस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यह जो सारी प्रक्रिया है कि रासायनिक उर्वरकों के कारण जलाशय के जल में शैवालों की वृद्धि हो जाती है। जलाशय का जल जो है वह पोषक पदार्थों से समृद्ध हो जाता है और अंततः क्या होता है कि उस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो उस जल में क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब सोचिए कि जिस जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई उस जल में पहले से जो जीव रह रहे हैं, मछली आदि जीव, उनको क्या होगी?
ऑक्सीजन की कमी होगी। तब क्या होगा, ऐसे जीवों के समक्ष संकट की उपस्थिति, जीवन के संकट की उपस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मछलियां मरने लगेगी। तो यह कृषि रसायन से होने वाली समस्या है, कृषि उर्वरक से होने वाली या रासायनिक उर्वरक से होने वाली समस्या है। इसके अलावा केवल हम लोग उर्वरक का ही प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, हम लोग पीड़कनाशी का भी उपयोग करते हैं, हम लोग खरपतवार नाशी का भी उपयोग करते हैं। ये सभी रासायनिक पदार्थ हैं जो जलाशयों में जाकर जल को प्रदूषित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के स्रोत, जिसमें हमने औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित मलजल, प्राकृतिक स्रोत और कृषि रसायन के बारे में चर्चा की। 4 स्रोतों के बारे में, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित मलजल, प्राकृतिक स्रोत और कृषि रसायन के बारे में हमने बात की। अब यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि प्रदूषित जल से क्या क्या बीमारियां होती है। प्रदूषित जल से क्या क्या बीमारियां होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोराइड की। यदि प्रदूषित जल में फ्लोराइड मिला हुआ है तो फ्लोराइड के मिलने से, ऐसे जल के सेवन से एक बीमारी होती है और इस बीमारी को हम कहते हैं फ्लूओरोसिस। इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूओरोसिस। ये किससे होती है, फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से एक बीमारी होती है जिसे हम लोग फ्लूओरोसिस कहते हैं। यह किससे होती है, तो यह 8 साल तक के, 8 वर्ष तक के बच्चों में होती है और यह दांतों से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, दांत जो है वह रंगहीन हो जाते हैं और 8 वर्ष की अवस्था बच्चों की वह अवस्था होती है जब बच्चों में अस्थायी दांत आ जाते हैं। तो यह फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से होता है। अब यदि जल में सीसा मिला हुआ रहेगा, यानी जल सीसा युक्त होगा, तब क्या होगा, तो जल यदि सीसा युक्त होगा तो ऐसे जल के सेवन से पागलपन, मस्तिष्क की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी और गुर्दे की बीमारी, गुर्दे यानी किडनी की बीमारी होने की संभावना होगी। और यदि जल आर्सेनिक युक्त होगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा था आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज से, तो जल यदि आर्सेनिक युक्त होगा तो ऐसे जल के सेवन से क्या होगा, आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से चर्म रोग, चमड़े से संबंधित रोग, चर्म रोग या फिर फेफड़े का कैंसर, ये होने की संभावना होगी। तो फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से फ्लूओरोसिस, सीसा युक्त जल के सेवन से पागलपन, मस्तिष्क की बीमारी और गुर्दे की बीमारी होगी। इसके अलावा आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से चर्म रोग और फेफड़े की बीमारी होगी। और इसके अलावा पहले हमने बात की थी कि यदि जल में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव मिले हुए रहेंगे, जैसे कॉलीफॉर्म जीवाणु के बारे में हमने बात की थी, तो पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है, यानी टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री यानी पेचिस हो सकता है, जॉन्डिस यानी पीलिया हो सकता है। तो इतनी सारी बीमारियां प्रदूषित जल के सेवन से हो सकती है। तो आज हमने जल प्रदूषण के स्रोत और प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा की। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।